नमस्कार दोस्तों। भारत का स्वतंत्रता संग्राम करीब 1857 से शुरू होकर 1947 तक अग्रसर रहा। इस आज़ादी के अभियान को कई सेनानियों ने अपने खून से सींचा। इनमें कई वीरों के नाम शामिल हैं जो आज़ादी के दीवानों के आदर्श तब भी रहे और आज भी हैं, आज़ाद भारत के 75 वर्ष बीतने के बाद भी। इन्हीं महानायकों के नाम की सूची के साथ कई महानायिकाएं, कई वीरांगनाएं भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को नहीं। इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह तो मिली, मगर वो पन्ने पूरी तरह से खुलकर अपनी कहानी बयां नहीं कर पाए। ऐसे ही एक अनछुए पन्ने का नाम है दुर्गावती देवी वोहरा। ये उस क्रांति मूर्ति का नाम है जिन्होंने आज़ादी की दीप शिखा को सदा प्रज्वलित रखा। इस कभी ना बुझने वाली ज्योत का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के एक छोटे से गांव शहजादपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मां का नाम यमुना और पिता का नाम पंडित बाके बिहारी है, जो इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। इनके दादा शिव शंकर जी, जो शहजादपुर के जमींदार थे, इन्हें खूब स्नेह किया करते थे। दुर्भाग्यवश मात्र 10 महीने की आयु में ही दुर्गावती देवी के सर से मां का साया उठ गया। इनकी बुआ ने इनका पालन किया और 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा से हुआ। शादी के बाद भी दुर्गा देवी ने अपना शिक्षण जारी रखा। भगवती चरण, जो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने को आतुर थे, किंतु अपने पिता शिवचरण, जो उन दिनों रेलवेज में उच्च पद पर नियुक्त थे और अंग्रेजी सरकार द्वारा राय साहब के खिताब से नवाजे गए थे, उनकी आपत्ति के चलते इन्हें आंदोलन से दूर रहना पड़ा। परंतु पिता की मृत्यु के बाद भगवती चरण अपनी पत्नी के संग स्वाधीनता संघर्ष में कूद गए। तन मन धन से इन दोनों ने माँ भारती की सेवा करने का निश्चय किया। इनका निवास स्थान क्रांतिकारियों का आश्रय बन गया। भगवती चरण अपने सभी क्रांतिकारी मित्रों को अपने अनुज की तरह मानते थे और वहीं उनकी धर्मपत्नी सभी का आदर और स्नेह के साथ सत्कार किया करती थी। इसीलिए इन्हें सभी आदर पूर्वक भाभी कहकर ही पुकारने लगे और यह इनका नाम काफ़ी प्रचलित भी रहा। इन्हें भाभी कहने वालों में शामिल थे शहीद आज़म भगत सिंह भी। उन्हीं दिनों भारत की सामाजिक व्यवस्था यानी भारतीय किस हद तक सुशासन के काबिल है, ये जांचने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में हुए प्रदर्शन में महिलाओं का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने ही किया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए अंधाधुंध लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक राष्ट्रीय अपमान था। परिणाम स्वरूप उनके सहकर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु प्रतिशोध लेने के लिए आगे बढ़े। 17 दिसंबर 1928 के दिन मोटरसाइकिल पर सवार ठीक पुलिस दफ्तर के सामने स्कॉट के धोखे में सॉन्डर्स को राजगुरु ने अपना निशाना बना लिया और भगत सिंह ने उन्हें अपनी चिता तक पहुंचा दिया। इस घटना से बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने जर्रे जर्रे पर पुलिस की टुकड़ी लगा दी। अपने क्रांतिकारी भाइयों को सही सलामत लाहौर से निकालकर कोलकाता पहुंचाने का जिम्मा दुर्गा भाभी ने लिया। सॉन्डर्स मर्डर के 2 दिन बाद रात 10:30 बजे दुर्गा भाभी अपने बेटे सचिंद्र के साथ भगत सिंह की पत्नी के वेश में लाहौर स्टेशन पहुंच गईं। भगत सिंह ने अपने बाल कटवाकर एक विदेशी ऑफिशियल का रूप लिया और वहीं राजगुरु उनके नौकर बने और इस तरह पूरे आत्मविश्वास और सुनियोजित नीति के साथ अंग्रेजी पुलिस के नाक के नीचे से निकलकर तीनों लाहौर से ट्रेन पकड़कर कोलकाता पहुंच गए, जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और भगवती चरण भी वहीं मौजूद थे।
इसके अतिरिक्त दुर्गा भाभी ने कई साहसी योजनाओं को अंजाम दिया। असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुए भगत सिंह और उनके साथी जतिंद्र नाथ दास जतिन-दा ने 63 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके अंत में जतिन-दा का स्वर्गवास हो गया। उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा की अगुवाई भी दुर्गा भाभी ने ही की। कहा जाता है राजस्थान से हथियार लाकर अपने क्रांतिकारी भाइयों तक पहुंचाना दुर्गा भाभी का ही काम था। अंतिम क्षणों में चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्टल थी वो उन्हें दुर्गा भाभी ने ही मुहैया कराई थी। सुनवाई के लिए न्यायालय जाते हुए भगत सिंह का दुर्गा भाभी ने अपने खून से विजय तिलक किया था। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना और सॉन्डर्स मर्डर केस के आरोपी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को हिरासत से छुड़ाने के लिए दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा ने एक योजना बनाई, जिसके लिए उन्हें बम बनाने की आवश्यकता थी। 28 मई 1930 के दिन रावी नदी के तट पर इसी बम का परीक्षण करते हुए अचानक बम के फट जाने से भगवती चरण की मृत्यु हो गई। दुर्गा भाभी को बड़ा सदमा लगा, परंतु अपनी पूरी हिम्मत को एक बार फिर संग्रहित कर देश की आज़ादी को ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए वो दोबारा कार्यरत हो गईं। 9 अक्टूबर 1930 को बॉम्बे के गवर्नर हैली और उसके साथियों पर दुर्गा भाभी ने ही गोलियां बरसाई। भाग्य से हैली बच गया। क्रांति मूर्ति वहां से तो बचकर निकल गई, मगर कुछ समय के बाद परिस्थिति के चलते उन्होंने पुलिस को आत्मसमर्पण किया और उन्हें 3 साल का कारावास भोगना पड़ा। इसके बाद दुर्गा भाभी ने एकांतवास ले लिया और अपने पुत्र के पालन और शिक्षण में लग गईं। लाहौर से निष्कासित किए जाने की वजह से 1935 में वे गाजियाबाद आईं और यहाँ एक पाठशाला में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में जुट गईं। इसके बाद उन्होंने मद्रास में मॉन्टेसरी सिस्टम की ट्रेनिंग ली और लखनऊ में मात्र 5 विद्यार्थियों के साथ मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। 1956 में दुर्गा भाभी की शौर्य गाथा को सुनकर नेहरू जी इस पाठशाला में आए और उन्होंने इनके प्रयास की खूब सराहना की। दुर्गा भाभी को मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम के फाउंडिंग मेंबर्स में गिना जाता है। 15 अक्टूबर 1999 को इनका स्वर्गवास गाजियाबाद में हुआ। अपना सब कुछ खोने पर भी हिम्मत न हारते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए शिक्षा में अपना योगदान आखिरी सांस तक देती रहीं दुर्गा देवी वोहरा। इनका जीवन संघर्ष, देश प्रेम, त्याग, समर्पण, सहनशीलता की पराकाष्ठा है। ऐसी शक्ति, ऐसी दुर्गा का अंत नहीं हुआ करता। ये सदैव हमारे हृदय में प्रेरणा स्रोत बनकर आने वाली कई पीढ़ियों को अपने संकल्प शक्ति से प्रोत्साहन देती रहेंगी। इसी आशा के साथ और पूरे आदर से हम दुर्गा देवी वोहरा को शत शत नमन करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। Do subscribe to my channel for listening to more of such content and hit the bell icon for getting all the updates.